सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो कि ये टेट के लिए जो मैंने स्पेशल बैच स्टार्ट किया उसकी आज दूसरी क्लास है। कल प्रथम क्लास में मैंने सिलेबस बताया था, आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में मैं सिलेबस में जो प्रथम टॉपिक था अपठित अनुच्छेद था। अपठित अनुच्छेद में कुछ नहीं है, लास्ट में मैं प्रैक्टिस करा दूंगी एग्जाम समय में। और आज मैं उसका जो दूसरा टॉपिक है वो वर्णमाला था। वर्णमाला में आपको स्वर और व्यंजन पढ़ना था। और ये जो स्वर व्यंजन है सिर्फ टेट वाले ही नहीं, उसको जीडीसी, जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। वो किसी भी लेवल के हो, वो स्वर और व्यंजन सिलेबस में रहता ही रहता है। हायर कमीशन तक भी सिलेबस में है, तो इसलिए सारे लोग के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, चाहे वो टेट दे रहे हो या ना दे रहे हो, सी टेट हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो। स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज मैं सर्वप्रथम स्वर के बारे में चर्चा करूंगी। स्वर से पहले हम आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारी भाषा, हिंदी भाषा में जो है हमारा व्याकरण है वो कैसे आया, उसमें लिपि क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, एक एक परिभाषा हम बताते जाएंगे, आप उसको हमारे साथ नोट करते जाएंगे। सर्वप्रथम हम ध्वनि के बारे में बताएंगे, उसके बाद स्वर पे आते हैं। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि वर्णमाला की सार्थक इकाई को ध्वनि कहते हैं, या वर्णों की सार्थक इकाई को ध्वनि कहते हैं, या भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्वनि की परिभाषा क्या होता है कि भाषा की न्यूनतम इकाई या छोटी इकाई जो होती है वो हमारी ध्वनि होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भाषा की न्यूनतम या छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की न्यूनतम या छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी आता है। अगर शुद्ध देखा जाए तो तब पे होना चाहिए न्यूनतम जब हम बोलते हैं। फिर भी कहीं कहीं आपको हम ऐसा मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है मैम गलत लिख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बना दे रही हूँ कि ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की न्यूनतम या छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि के जैसे जब हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तब हम उसको वर्ण कहते हैं। ध्वनि के बाद हमारा क्या आता है? वर्ण आता है। एक क्रम से हम चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट हम स्वर पे आ जाएंगे तो ये सब परिभाषाएं आ जाएगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वर्ण किसे कहते हैं? जब हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करना वर्ण कहलाता है। आप इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके पास एक नोट्स हो जाएगा तो एग्ज़ाम में तैयारी के लिए बहुत बेटर होता है, क्योंकि अपना एक सेल्फ नोट्स होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपकी ओन नोट्स होना चाहिए। लोग फोटोकॉपी करा लेते हैं। अरे ऐसे तो ये ध्वनि की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा आपको हर जगह मिलेगी, सभी व्याकरण पुस्तक जितने भी होते हैं सब में रहता है, लेकिन क्या आपको कंठस्थ हो पाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाए हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा और जब तक वो देखा तब तक याद है, फिर वो गायब हो जाए। जब वो अपने राइटिंग में आप लिख लेते हैं, कि कोई नोट्स बना लेते हैं, तो आपका वो स्थायीकरण हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और आपके स्वयं की वो पूंजी भी बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एग्जाम के लिए आप बस नोट्स अपने निकालिए और रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए, ध्वनि के बाद आपका वर्ण आता है। वर्ण के बाद आपके क्या आते हैं? शब्द आते हैं। क्या आते हैं? शब्द। तो एक क्रम बता रहे हैं, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को कहने का तात्पर्य अभी आपको क्लियर नहीं हुआ। ध्वनि वर्ण, जैसे कि हम कोई चीज लिख सकते हैं, जैसे का क्या है, आपका एक वर्ण हो गया, ठीक है। अब हम का के साथ ल है का, ये तो कलफ बन गया, सॉरी। जैसे हम का है और इसमें साथ य ज, कयज, कोई शब्द होता है? ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलता हमको कयज वयज, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ की वर्णों के सार्थक समूह, मतलब वर्ण ऐसे होना चाहिए कि जब एक उसके अर्थ निकले, सार्थक माने उसका एक अर्थ निकले। जैसे हम कमल, का भी है, माँ भी है, ला भी है, तो क्या है, एक ये सिस्टम से है, एक के क्रम के बाद एक है, तो इसका अर्थ हुआ कमल एक फूल है, तो इसका एक अर्थ निकला। तो इसीलिए एक परिभाषा आपको याद होना चाहिए, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। भाषा में की सबसे छोटी या न्यूनतम इकाई ध्वनि होती है, और वही ध्वनि को जब हम लिखित रूप से व्यक्त करते हैं तो वर्ण होता है, और फिर वर्णों के सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करिए, आपको रिपीट करते करते ही परिभाषा वीडियो के साथ ही याद हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए, एक बात और है, यदि आप एग्जाम हॉल में हैं और उस समय 4 ऑप्शन दिया है, वर्ण, शब्द और उसके बाद वर्णमाला, लिपि, कि मतलब इसमें सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यदि ध्वनि उसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप वर्ण लगाएंगे, यदि ध्वनि में ऑप्शन में है तो आप भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि लगाएंगे, ये यदि ध्वनि नहीं है तो उसके स्थान पे आप वर्ण लगाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे आपको परिभाषा बताने वाले हैं। साथ में नोट करते जाइए। अब आप आगे है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? माला हम लोग पहनते हैं, वर्णमाला अर्थात वर्णों का माला। इसकी परिभाषा होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, जैसे वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को अब इसमें भी वही बात है, जिस प्रकार मैंने शब्द की परिभाषा बताया कि जो शब्द होता है वो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कहने का मतलब कोई का लिख दिया, फिर अंगा लिख दिया, फिर इया लिख दिया, या लिख दिया, फिर इया लिख दिया, फिर टा लिख दिया, फिर ना लिख दिया, फिर जा लिख दिया, फिर ग लिख दिया, तो क्या एक व्यवस्थित समूह है? ये एग्जाम्पल में आ गया क्या? ये मतलब इसमें से कौन सा वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक लाइन दे दिया आपको क ख ग घ अंगा, फिर इस तरह दे दिया, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको हम वर्ण तो है ही आपका, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं। जो व्यवस्थित समूह किसको कहेंगे? जैसे हमारा क, ख, ग, घ, अंगा, अगर इस प्रकार फिर च, छ, ज, झ, इया, अगर हमारे वर्णमाला इस प्रकार से लिखे हुए हैं तभी हम उसको व्यवस्थित मान सकते हैं। छोटी छोटी बात को मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षक समूह और नए लोग जो भी बीएड किए होंगे और बीटीसी किए होंगे, अपने प्रशिक्षण के दौरान भी ये सब चीज़ों को पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है, कोई चीज़ व्यवस्थित रूप से यदि हम पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आपको एक ही बार में एकदम सही परिभाषा के साथ और आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ याद हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एग्जाम हॉल में भी बैठने पे आपको ना लगे कि नहीं मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा या इसकी परिभाषा नहीं जाना। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में ना हो।
अब देखिए एक चीज और आता है, मात्रा, लिपि। ये सबसे, अब लिपि क्या लिपि के बारे में भी आप जान जाइए। वैसे लिपि के बारे में भी क्वेश्चन ना बने, क्योंकि सिलेबस में आपके लिपि तो नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी लिपि की परिभाषा बता दे रही हूँ। जैसे जो वर्णमाला होता है, जो भाषा होती है, जब उसका जो लिखित रूप हम व्यक्त करते हैं, तो लिखित रूप में हमको व्यक्त करने के लिए कोई तो प्रतीक चिन्ह की जरूरत होती है, उसी को हम लिपि कहते हैं। कहने का मतलब जिस वर्ड को व्यक्त करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह है, जिस चीज़ की जरूरत होती है, जिस जैसे बनावट में हम किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसको कि वर्णमाला भाषा के लिखित रूप होता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। वर्णमाला भाषा का लिखित रूप होता है, जिसको हम लिपि कहते हैं। ये परिभाषा आपकी लिपि हुई। और एक परिभाषा आपकी मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मात्रा 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 बोलते हैं, लेकिन मात्रा किसे कहते हैं इसको समझना बहुत जरूरी होता है। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब हम उनके साथ स्वर का योग, जो व्यंजन होता है, जब उसका हम उच्चारण करते हैं, तो जब हम उसके साथ स्वर का जो सहयोग लेते हैं, उसी को हम मात्रा कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख लेंगे, व्यंजनों के उच्चारण करते समय, व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिन स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। इसको भी मैं स्पष्ट कर रही हूँ उदाहरण के साथ, आपको कैसे होगा। देखिए, कहा जा रहा है व्यंजनों को उच्चारण करते समय हम जिन स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। अरे भाई, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारण कर ही नहीं पाते हैं। कहने के, यदि हम क भी बोल रहे हैं तो क के साथ हमारा अ लगा हुआ है। ये चीज आप ध्यान दीजिए, सिर्फ क नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा। और यदि एक और परिभाषा जाए एग्जाम में कि मात्रा का दूसरी परिभाषा होता है कि उच्चारण काल में लगने वाला जो समय होता है, उसको भी मात्रा कहते हैं। अब जैसे ये क है, क के साथ अ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप होता है, योग लेता है तब स्वर वास्तविक रूप में जब बदलता है, कहने मतलब जो हमारा स्वर होता है जो वास्तविक में बदलता है, कहने मतलब क को हम, इसके लिए कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन का बोलते हैं तो क धन आ, ठीक है। तो व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम जिन स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। और जब यह वास्तविक रूप में बदलता है, जो स्वर होता है उसका जो वास्तविक रूप होता है, उसको भी हम मात्रा कहते हैं। स्वर का वास्तविक मतलब कि का वास्तविक रूप आपका ये होगा वास्तविक रूप, ठीक है। और मात्रा मीन्स काल भी होगा, जो उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों को हम जितना समय लेते हैं, उसको भी हम मात्रा कहते हैं। और इसके अतिरिक्त और हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका स्वर पूछता है स्वर कितने हैं, स्वर के मुख्य रूप से स्वर कितने, हिंदी में स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 11 स्वरों की संख्या 11। अभी मुझे याद आ गया, मैं बता दे रही हूँ, अभी स्वर तो नहीं पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ मात्रा की चर्चा हो रही, और मात्रा की चर्चा के साथ हम स्वरों की संख्या और मात्रा की संख्या को भी आपके निर्धारित कर रहे हैं। यदि मात्रा की संख्या पूछता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मात्रा की संख्या कितनी है। यदि आपको तत्काल ध्यान आ रहा है तो आप जैसे वीडियो मेरा देख रहे हैं वैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब कौन सी ऐसी मात्रा है जिसका वास्तविक, कौन सा ऐसा स्वर है जिसका वास्तविक रूप नहीं बन पाता है, तो इसलिए मात्राओं की संख्या आपका 10 होगा, ठीक है। जो आपका अ होता है ये आपका तो स्वर है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण इसकी संख्या 10 हो गई है। ये आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कभी कभी मात्रा पूछा और हमारे ध्यान में आया ये तो हमारी 11 होती है, स्वर ही तो मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी स्वर की संख्या पूछेगी तो आप 11 मारेंगे, यदि आपकी मात्रा पूछेगी तो आप 10 मारेंगे। ये गलती करके नहीं आएंगे। और इसके बाद क्या है, ये आपके छोटी छोटी जो बातें थे वो क्लियर हो चुकी है। आगे हम अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, स्वर के बारे में। ठीक है, अब वर्ण के प्रकार। यदि वर्ण के प्रकार, पहले हम हेडिंग डालेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, अब हम इसी स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं। ऐसे हिंदी में पूछा जाएगा तो 2 ही स्वर होंगे। ठीक है, आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यदि यही चीज संस्कृत का स्वर पूछता है तो वहां पे 3 हो जाते हैं। एक आपका स्वर आ जाएगा प्लुत स्वर, ये आपके हिंदी के भेद तो नहीं है, इसलिए हिंदी के 2 स्वर है, लेकिन हम आपको तीनों स्वर पढ़ाएंगे, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इन दोनों को छोड़ के प्लुत स्वर से कर लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नया स्वर कहाँ से आ गया। इसलिए हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के साथ आपको प्लुत स्वर की भी चर्चा करेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ में नोट भी करते जाइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके लिए। वीडियो शायद थोड़ी लंबी भी हो रही होगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय भी है। जनवरी में एग्ज़ाम भी होने वाला है, डेट भी निर्धारित हो चुकी है, तो एग्ज़ाम होना तो निश्चित है। बाकी जो शिक्षा विभाग की समस्या है, जो शिक्षक की समस्या है, शायद वो सरकार से मांग की जा रही, हो सकता है सुन ले, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बाकी जो बीएड बीटीसी है उनको तो टेट की तैयारी करनी है, एग्जाम में तो बैठना ही है। चलिए हम स्वर में पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? पहले स्वर किसे कहते हैं, पहले ये जान जाइए। स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी विघ्न या बाधा से की जाए, अर्थात किसी का उच्चारण करने में यदि हमको कोई बाधा नहीं हो रही, किसी ऐसे वर्ण के उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है कि किसी वर्ण के उच्चारण में बिना विघ्न और बाधा से यदि हम करते हैं तो उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम ह्रस्व स्वर के बारे में बताने जा रहे हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु या कम वायु, अल्प प्राण वायु व कम वायु की आवश्यकता हो, वहाँ ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, इसकी संख्या 4 है। ठीक है, और एक चीज है कि इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से हमारे मूल स्वर है, तो ये जो आपके ह्रस्व स्वर है यही आपके मूल स्वर भी है, और इसी को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर,
ठीक है। आप कंफ्यूज ना, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर बोलेंगे, एक मात्रिक स्वर बोलेंगे। और ये चार कौन कौन से होते हैं हमारे मूल स्वर? अ, ई, उ और री। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको भी लाभ मिल सके, अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि ये मेरी जो क्लासेज है निःशुल्क क्लास चलेगी, क्रमशः चलती रहेगी ऐसे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यहाँ कितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि कोई कमी भी होगी तो उसको आप कमेंट भी करिएगा। ऐसा नहीं है, कमियां तो सबके अंदर होती हैं, कोई परिपक्व नहीं होता है। बस परिपक्व होने की सभी कोशिश करते हैं कि हम बेटर से बेटर आपको दें और अच्छा से अच्छा दें। तो इसलिए कमी मेरे अंदर भी हो सकती है, हमसे भी अच्छे वक्तव्य होंगे, वक्ता करने वाले भी होंगे, बताने वाले, पढ़ाने वाले, लेकिन हम भी अपने से कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट दें ताकि आपको समझ में आए। तो आपको ह्रस्व स्वर की परिभाषा पता हो गई है। इसको मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। आगे हम दीर्घ स्वर पे आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए लाभदायक होगा। थोड़ा सा लंबा भले होगा, लेकिन ये आपको अगर एक साथ में आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा स्वर क्लियर हो जाएगा। और मैं नहीं जानती कि इससे एक भी प्रश्न बाहर आ सकता है, क्योंकि मेरी जो कोशिश होती है कि वो मैं पूर्णतः आपके सिलेबस को लेके चल रही हूँ। फिर हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, वहाँ दीर्घ स्वर होता है या कहलाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो स्वर होते हैं इसमें हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये जो दीर्घ स्वर होते हैं, हम जिसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसी में आपके संयुक्त स्वर भी आते हैं, जो हम आपको वीडियो के लास्ट में जब पूरा ये वीडियो खत्म होगा तब बताएंगे। जो हमारे दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से हैं? आ, ई, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है। एक स्वर आपके छोटे में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, 7 स्वर तो हैं, कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे ये 7, इसकी संख्या क्या है? 7 है। इसकी संख्या क्या है? 7 है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें स्वरों की संख्या, लेकिन मैंने लिखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख ले दीजिए, क्योंकि वो संयुक्त स्वर की वजह से थोड़ी सी मुझे लग रहा था। अब इसी में देखिए, ये जो हमारे स्वर होते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये 4 स्वर जो होते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत इतने आते हैं। अब हम आपके जब इसमें इम्पोर्टेंट से लिखवाएंगे स्वर के बारे में, तो हम आपके संयुक्त स्वर और इसके अतिरिक्त स्वरों की चर्चा करेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको प्लुत स्वर। हाँ, इसमें और चीज़ है, क्या है कि इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि ह्रस्व स्वर से थोड़ा से ज़्यादा इसमें प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर।
राइटिंग थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि बहुत स्पीड में मैं लिख रही हूँ, ताकि आपका कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये जो प्लुत स्वर, इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना वायु लगे, ठीक है, वहां पे प्लुत स्वर होते हैं। या खींच कर आलाप करते हुए लगे, या खींच कर आलाप करते हुए, आलाप करते हुए, खींच कर या आलाप करते हुए बोला जाए, वहां प्लुत स्वर होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसे कभी कभी बोर्ड बैठता है तो भी फिर भी ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे कि भाई ह्रस्व स्वर की परिभाषा बताइए, दीर्घ स्वर की परिभाषा। आपको तो लगेगा कि मैं टीजीटी, पीजीटी या हायर कमीशन का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो ऐसी चीज़ों को नहीं पूछ सकते। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन में जो चला वो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्लुत स्वर के भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। तो आप यदि ऐसा एग्ज़ाम आप दे भी रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे यदि इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो इन परिभाषाओं को भी आपको पता होना चाहिए कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, या जिसका उच्चारण करने में हमको खींच कर आलाप करते हुए उच्चारण करना पड़े, तो वहाँ पे प्लुत स्वर होते हैं। इसका प्रयोग संगीत में होता है, आलाप करने में होता है, मंत्रों के उच्चारण में होता है, जैसे ओम, जैसे ओम। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 3 की ध्वनि, अरे, ठीक है, अरे जो हम बुलाते हैं ऐसे किसी को, तो वहां पे थोड़ा सा आलाप करती हुई ध्वनि निकलती है। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो पूरी वीडियो देखने में, कितनी लंबी वीडियो है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि एक ही साथ यदि चीज़ें क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको थोड़ा से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यदि स्वरों में बताता है, ये तो आपके ऊपर ऊपर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते थे या पूर्व से आपको जानकारी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको थोड़ी नई चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं स्वर के अंतर्गत, कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है, ये हमारे टीजीटी पीजीटी में और नेट जेआरएफ में सब जगह आता है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। अब देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। संख्या भी पूछ सकती है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, ठीक है, इसको 0 हटा देते हैं, नहीं तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने होते हैं, 4। ये कौन कौन से भेद होते हैं आप जानिए। क्या है, विवृत। कुछ लोग इसका नाम जानते होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ, उनके लिए ये सब सिलेबस उसमें निर्धारित है, वो पढ़े होंगे। जो लेकिन टेट की जिसका हिंदी विषय नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो एक विवृत होता है, विवृत, ठीक है, विवृत माने खुला हुआ, कहने का मतलब जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुला हो, जिनके उच्चारण में
पूरा मुंह खुला हो। ठीक है, विवृत का अर्थ ही होता है कि खुला हुआ, जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुला हो, तो वो कौन से स्वर होते हैं? विवृत स्वर। ठीक है, तो ये आ, आप जब आ बोलते हैं तो आपका पूरा मुंह ये खुला हुआ रहता है। फिर क्या आपका है? अर्धविवृत। थोड़ा सा आप कठिन लग रहा होगा लोगों को। अर्धविवृत, अर्धविवृत मैंने जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुले, जिसके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अब इसमें आप सोचेंगे जिनके उच्चारण में आधा मुंह खुले, कहने का मतलब ए आए औ। ठीक है, आए औ मतलब पूरा मुंह नहीं खुला आपका, आए औ। तो इसमें कौन कौन से स्वर आप के आएंगे? आए औ। तो आप ये देखते भी होंगे कि जब हम आए को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब हम औ को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं मात्रा में। तो हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आपको, ताकि आसानी से याद हो सके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए कठिन होगा। देखिए विवृत, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह, दो वाह है इस परिभाषा में, उसके साथ अर्ध लगा है। विवृत खुला, विवृत खुला, आपको तो तैयार हो गया कि खुला आ, जिसमें एक ही आएगा। इसमें मत जाइए, इस परिभाषा में जाइए। उसके बाद अर्धविवृत में क्या आएगा, आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो सोचिए अर्धविवृत दिया है, अर्धविवृत में दो बार व आया, मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जिसपे दो झुंडी होती है? तो मात्र आपके जो 11 स्वर होते हैं उसमें दो ही स्वर ऐसे हैं जो दो झुंडी लेके चलते हैं, इसलिए जो हमारा दो वा लेके चल रहा है अर्ध के साथ, तो वो आपका अर्धविवृत स्वर होगा। फिर आगे मैं आपको बता रही हूँ इसी का भेद, इरेज नहीं करूंगी क्योंकि आपको याद करवाएंगे। फिर उसके बाद अर्धविवृत के बाद आपका संवृत आएगा। तीसरा क्या है? संवृत। संवृत माने होता है जिसके उच्चारण में मुंह नाम मात्र का खुला है, मतलब जिसके उच्चारण में मुंह नाम मात्र का खुला हो। मतलब वो पूरा मुंह नहीं खुला, बस थोड़ा से खोल रहा है और उसके स्वर का उच्चारण हो जा रहा है। तो ई ई उ, आप देख रहे हैं मुंह नहीं खुला गया, ई उ। ठीक, ये आपके संवृत आ गए। संवृत माने सम, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए संवृत, ये कैसे स्वर हैं आपके? संवृत स्वर हैं। फिर आपका क्या है? अर्ध संवृत। चौथा क्या है? अर्ध संवृत। हम यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सी जगह है। इसकी परिभाषा क्या होगी? मुंह आधा बंद रहे, मुंह आधा बंद रहे, मुंह आधा बंद रहे। अब जब आपके सारे स्वर खत्म हो गए तो आपके पास बचा क्या? यदि आपको इतना याद हो गया तो आपके पास बचा क्या? आप देख लीजिए, आपके ए के झुंडी वाले बचे हैं। कौन बचे हैं? ए के झुंडी वाले। तो ए के झुंडी वाले आपके एक वा वाले में आएंगे, तो इसमें आपका हो गया ए और ओ, अर्थात एक झुंडी एक झुंडी। कहने का मतलब मैं इसलिए तरीका बता रही हूँ कि इसमें एक व है, ठीक है, इसमें दो व है। जब दो व अर्ध के साथ आएगा तो आए और औ आएगा, जब एक व के साथ आएगा तो एक झुंडी वाले आएंगे, ताकि ये ट्रिक बेस से आपको याद हो सके। अब मैं नेक्स्ट क्लास अगली कक्षा में लूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रश्न भी बनाएंगे, स्वरों पे आपको बताएंगे। तो इसलिए अब यहीं पे अपने हम विराम देते हैं क्लास को, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होता है या आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।